अब प्लानिंग ये की गई है कि मोहम्मद रिजवान को उनकी जो बैटिंग आर्डर है, ये कराची के दो सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक जगह बैठ कर ये प्लानिंग दी है। और ज़का अशरफ चूँकि दो सहाफ़ी और अपने बेटे की बात मानते हैं, लकीर के फ़कीर हैं, और अब ये प्लान है कि मोहम्मद रिजवान ने और बाबर आज़म ने दो नाक जो ब्लैक मेलर सहाफ़ी हैं उनकी नाक में दम किया हुआ था। अब उनसे बदला चुकाने का वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, क्योंकि ज़का अशरफ जैसा बेवकूफ़ चेयरमैन शायद ही कभी आए। पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत का अमल दखल एक बार फिर अपने अरूज पर पहुंचने लगा है और पाकिस्तान के टॉप बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के ख़िलाफ़ एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है, जिस पर आधा काम हो चुका है और अब प्लान बी तैयार किया गया है, जिसके बाद मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान टीम के तीनों फॉर्मेट से बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाएगा। इसका हम अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस तरह ज़का अशरफ निजी महफिलों में खुलकर बात कर रहे हैं कि वो रिजवान को कप्तान क्यों नहीं बनने दे रहे थे, क्यों बनने नहीं दिया, और अब उन्हें साइड लाइन किस तरह किया जाएगा, इसका मैं आपके साथ तफसील पेश करूंगा कि किस तरह प्लानिंग की गई है। लेकिन उससे पहले मुख्तसर सा आपको बता देता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि मोहम्मद रिजवान के ख़िलाफ़ जो बातें हो रही हैं दर हकीकत वो हकीकत भी पर मबनी भी हैं या नहीं हैं। एक तो बात ये है कि उनके ऊपर रिजवान के ऊपर जो सबसे बड़ा कहा जाता है वो ये है कि उनकी जो स्ट्राइक रेट है ओपनिंग करते हुए वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसके लिहाज से मैं आपको बताऊं कि जो 2020 का दौरा था न्यूजीलैंड का, फ़खर जमान कोरोना की वजह से नहीं जा सके थे, बुखार हो गया था उन्हें, और अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म थे, बाबर आजम इंजर्ड हो गए थे, तो बहालत मजबूरी मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग कराई गई थी। पहली दो इनिंग्स में वो औसत लेवल की कारकर्दगी दिखा सके, लेकिन जो उनका तीसरा मैच था एज ए ओपनर उसमें वो 89 रन्स बनाए थे, 150 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से 10 चौके और 3 छक्के लगाए, 59 गेंदें खेली और पाकिस्तान को क्लीन स्वीप से बचाया था। उसके बाद अगले मैच में जब साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ लाहौर में खेले तो 104 रन्स बना डाले नॉट आउट, और 64 गेंदें खेली, 6 चौके और 7 छक्के लगाए। उसके बाद अगले मैच में फिर साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 51 रन्स बनाए, लगातार 350 प्लस इनिंग्स खेली। उसके बाद साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ एक और 74 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, 9 चौके 2 छक्के शामिल थे, 148 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। तो ये तो एबिलिटी है, और जब से उन्होंने पहली 50 प्लस इनिंग्स खेली है एज ए ओपनर, उसके बाद अगर आपको सामने मैं स्टेट्स रखूं तो उनके इंतहाई शानदार स्टेट्स हैं। यहाँ तक इस अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जो जितने भी खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं T20 फॉर्मेट में, जिन्होंने कम से कम 1100 रन्स किए हैं जब से, यानी कि दिसंबर 2020 से लेकर अब तक, तो उनमें एक ही खिलाड़ी हैं जिनकी एवरेज 50 रन फ़ी इनिंग्स से भी ऊपर हैं, और वो है मोहम्मद रिजवान। 58 रन फ़ी इनिंग्स की मजमूई एवरेज है, चाहे ओपनर खेले हूँ चाहे एज ए ओपनर ना खेले हूँ, और सबसे ज़्यादा 50 प्लस इनिंग्स खेली हैं। दुनिया का कोई दूसरा खिलाड़ी इस अरसे में T20 इंटरनेशनल मैचेस में इतने ज़्यादा रन्स नहीं कर सका, और इस अरसे में एक सेंचुरी भी बनाई है मोहम्मद रिजवान ने। और उसके अलावा उनका जो स्ट्राइक रेट है 130.74, लगभग 131 उनका स्ट्राइक रेट है। एक खिलाड़ी जो कि आपकी शानदार तरीके से विकेट कीपिंग कर रहा है, और उनका जो एवरेज है दुनिया में सबसे आगे है, रन्स उनके दुनिया में सबसे आगे हैं। अगर एवरेज में वो दीगर बल्लेबाजों के मुकाबले में थोड़ा सा कम है तो उसमें उतना आसमान सर पर उठाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि एज ए ओपनर अगर बात करें तो दुनिया का कोई भी ओपनर नहीं है जो कि दिसंबर 2020 से लेकर अब तक 2000 रन्स का संगे मील अबूर कर सका हो, मासवाए मोहम्मद रिजवान के। मोहम्मद रिजवान ने इस अरसे में शानदार बैटिंग की है, और जिन बल्लेबाजों ने कम से कम 800 प्लस रन्स किए हैं एज ए ओपनर, उनमें कोई भी एवरेज में भी रिजवान के करीब तर भी नहीं है। दूर आगे बढ़ना दूर की बात है, करीब तर नहीं है। इस अरसे में 2573 रन्स बनाए हैं मोहम्मद रिजवान ने एज ए ओपनर, और दूसरे नंबर पर जो युगांडा के खिलाड़ी हैं ओपनर, वो 1900 रन्स कर सके हैं मजमूई तौर पर। बाबर आजम ने 1607 रन्स किए हैं, तो और उसके अलावा मोहम्मद वसीम जो कि यूएई के हैं। तो बड़े खिलाड़ी इस फहरिस्त में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा एतराज़ किया जाता है कि रिजवान बड़े शॉट्स नहीं खेल सकते या खेल पाते, इसका मैं जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि जब से वो ओपनर बने हैं तो दुनिया में एज ए ओपनर T20 इंटरनेशनल मैचेस में तमाम दुनिया की जो फुल मेंबर 12 टीमें हैं उनमें सबसे ज़्यादा छक्के मोहम्मद रिजवान ने लगाए हैं, जिनकी तादाद 72 है।
जी हाँ, 72 छक्के लगाए हैं रिजवान ने जब से, यानी दिसंबर 2020 से लेकर अब तक दुनिया का कोई दूसरा ओपनर उनके करीब नहीं है। जोस बुटलर 54 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। रोहित शर्मा ने 54 छक्के लगाए हैं। वही रोहित शर्मा जिनके हम कसीदे पढ़ते हैं, जिनकी बैटिंग की हम तारीफ़ें करते हैं, वो भी फास्ट बहुत ज़्यादा पीछे हैं रिजवान के मुकाबले में। इसके अलावा पाल स्टेलिंग हैं, 52 छक्के लगा सके हैं। मार्टिन गुप्टिल ने 49 छक्के लगाए हैं। तो ओवरऑल कोई भी करीब तर नहीं है। और अगर पाकिस्तान के ओपनर्स के एवरेज की बात करें या स्ट्राइक रेट की बात करें, एवरेज में तो कोई भी करीब तर भी नहीं है। लेकिन अगर उन बल्लेबाजों ने जिन्होंने कम से कम 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान के लिए ओपनिंग की है, उनमें अगर स्ट्राइक रेट देखें तो फ़खर जमान का 136 है, इमरान नज़ीर का 135 स्ट्राइक रेट रहा, शर्जील खान का 133 रहा। इसके मुकाबले में बाबर आजम और रिजवान का स्ट्राइक रेट 130 है। कितना मामूली सा फ़र्क है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 रन का फ़र्क है 100 गेंदों पर। लेकिन एवरेज में देखें तो यहाँ पर जो एवरेज है फ़खर जमान की 22 की है, इमरान नज़ीर की 21 की है, शर्जील खान की 22 की है। इसके मुकाबले में बाबर आजम लगभग 40 के एवरेज से और मोहम्मद रिजवान लगभग 56 से भी ज़्यादा एवरेज से, लगभग 57 की एवरेज से खेले हैं। तो स्ट्राइक रेट में इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। असल फ़र्क है कारकर्दगी में, तसलसल में। लेकिन इसके बावजूद जो प्लानिंग की जा रही है वो आपके सामने, गो के मैं अभी इस हक़ में हूँ कि चलें पता चल जाएगा कि सैम अयूब और फ़खर जमान की जोड़ी किस तरह चलती है, बाकी चीज़ें क्या चलती हैं। लेकिन जो प्लानिंग की जा रही है, अगर इसका मतलब ये है कि अगर आप बेहतरी की जानिब सोच रहे हैं कि हो सकता है कि रिजवान नीचे अच्छा खेल जाएं या सैम अयूब या फ़खर जमान ऊपर सेट हो जाएं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी एक खिलाड़ी को साइड लाइन करने की, तो यकीनन इससे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या पाकिस्तान क्रिकेट का कोई नहीं हो सकता। अब जो प्लानिंग सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि मोहम्मद रिजवान को दौरा न्यूजीलैंड ही से बाहर करने का प्लान किया गया था। लेकिन मोहम्मद हफीज़ आड़े आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करें, कम से कम दौरा न्यूजीलैंड में मौका दें मोहम्मद रिजवान को, ताकि अगर उन्हें नीचे बैटिंग करने का मौका दिया जाता है या वो फेल होते हैं तो फिर हमारे पास जवाज़ होगा, एक अच्छे तरीके से उन्हें निकाल सकेंगे, जिसके बाद उनकी वापसी के लिए ज़्यादा बात नहीं की जा सकेगी। लेकिन दूसरी जानिब अब आज़म खान को एज ए विकेट कीपर और रेगुलर पाकिस्तान टीम का खिलाड़ी बनाने का फ़ैसला किया गया है। ये प्लानिंग की गई है। ये कराची के 2 सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक जगह बैठकर ये प्लानिंग दी है। और ज़का अशरफ चूँकि 2 सहाफ़ी और अपने बेटे की बात मानते हैं, लकीर के फ़कीर हैं, तो उन्हीं की बातों पर अब आगे बढ़ रहे हैं। उनको जैसे जैसे हिदायत मिल रही हैं उसके मुताबिक ज़का अशरफ काम कर रहे हैं। और अब ये प्लान है कि मोहम्मद रिजवान ने और बाबर आजम ने 2 नाक जो ब्लैक मेलर साफ़ी हैं उनकी नाक में दम किया हुआ था। अब उनसे बदला चुकाने का वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, क्योंकि ज़का अशरफ जैसा बेवकूफ़ चेयरमैन शायद ही कभी आए। इसलिए वो साफ़ी भी समझते हैं कि ज़का अशरफ जब तक है उनसे ये इस भांड से ये काम निकलवा लो, उसके बाद शायद इतना बेवकूफ़ाना काम कोई नहीं करेगा। अब जो इतलात आ रही हैं उसमें यह है कि मोहम्मद रिजवान को ओपनर नहीं भेजा जाएगा। अगर मुझसे राय लें तो ठीक है, सैम अयूब को और चेक करें फ़खर जमान को भी। लेकिन ओपनिंग में जो रिकॉर्ड है ये भी आप चेक कर लें जो मैंने आपको बताए हैं कि क्या सैम अयूब और फ़खर जमान इस लेवल की कारकर्दगी दिखा सकेंगे। ये एक बड़ा सवाल या निशान होगा, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में, नेशनल T20 कप में, कैरिबियन प्रीमियर लीग में यहाँ पर परफॉर्मेंस अलग चीज़ होती है। इंटरनेशनल मैच का जो प्रेशर होता है या इंटरनेशनल मैच की जो कारकर्दगी होती है वो एक अलग चीज़ होती है, और ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। और दौरा न्यूजीलैंड मुझे उम्मीद है जिसका आगाज़ 12 जनवरी से होगा, हमें बहुत कुछ समझा जाएगा। अब यहाँ पर जो अहम चीज़ है, अब प्लानिंग ये की गई है कि मोहम्मद रिजवान को उनकी जो बैटिंग आर्डर है उसको शफल करना है, कभी ऊपर भेजना है कभी नीचे भेजना है, उनके ऊपर प्रेशर देना है ताकि वो अपनी विकेट जल्दी गंवाएं। और अगर उनके पास एक जवाज़ बन जाए किसी और विकेट कीपर को लाने का, चाहे वो मोहम्मद हारिस हों, हसीबुल्लाह हूँ या फिर आज़म खान हूँ, तो ये आगे प्लानिंग की जा रही है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 से मोहम्मद रिजवान को बाहर किया जाएगा। लेकिन एक प्लान ये कर रहे हैं, एक अल्लाह कर रहा है। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक़ में जो भी होगा बेहतर होगा। हमें लाजमी नहीं है कि रिजवान चाहिए, हमें अगर सैम अयूब और फ़खर जमान जिस तरह हम उम्मीदें कर रहे हैं उस तरह का स्टैंड दे देते हैं और रिजवान भी नीचे परफॉर्मेंस दे देता है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर रिजवान को ड्रॉप करना आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी मुमकिन है। तो इसलिए शायद अब जो अगर ये ब्लैक मेलर जो माफिया है
इनका ये साथ रहे ज़का अशरफ के, तो यकीनन वो काम निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे जो वो काफ़ी अरसे से सोच रहे थे। लेकिन कुछ लोग इस राह में रुकावट थे, लेकिन अब उनकी तमाम रुकावटें ख़त्म हो चुकी हैं। बाबर आज़म कप्तानी से हटाए जा चुके हैं, नया कप्तान आ चुका है और उसके अलावा जो बाकी मसले हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। एक तरफ ये प्लानिंग हो रही है और दूसरी तरफ इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा।